नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नागेंद्र पाठक। आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। बनारस ग्लोबल टाइम्स की जो आर्थिकी कार्यक्रम है उसमें हम फिर बात करेंगे जो ट्रंप का जो टैरिफ है उसी पर हम आज फिर चर्चा करेंगे। क्या वो नया रूप लेता जा रहा है, उसमें क्या नयापन आया है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री एम.के. पांडे जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और श्री एम.के. पांडे जी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेषज्ञ हैं, बहुत सी इनके पास अध्ययन है जिस पर हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पांडे जी, जब से ट्रंप अमेरिका में आए हैं तब से हमेशा चर्चा में रहते हैं और इन्होंने टैरिफ लगा के क्या मतलब, टैरिफ बढ़ाकर पूरे विश्व के अन्य देशों के जो चैन सुख छीन लिए थे। तो उसके दूसरी तरफ जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट है उसने एक ऐसा फैसला दिया इसी टैरिफ पर जिससे कि ट्रंप बेचैन हो गए। ये फैसला क्या है, इस फैसले में क्या कहा गया है, इस पर हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि इस फैसले में क्या है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ पर। धन्यवाद पाठक साहब। ये जो वित्तीय साक्षरता बढ़ाने का जो बनारस ग्लोबल टाइम्स के जरिए आपका प्रयास है, हम उसकी काफ़ी सराहना करते हैं। और जो लेटेस्ट इम्पोर्टेंट ऑनगोइंग टॉपिक्स होते हैं उस पर आप चर्चा करते हैं। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों के जानकारी हमारी आम जनता को हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं दोहरा रहा हूँ, केवल हेडलाइंस सुन करके कोई धारणा बनाना कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। यदि आपके प्रश्न का टू द पॉइंट में उत्तर दूं तो उसका उत्तर केवल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब द्वारा अपने रिजीम की शुरुआत में ही जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है IEEPA, उसको एक्सरसाइज करते हुए इन्होंने पूरी दुनिया के देशों पर, चाहे उनके मित्र देश हों चाहे उनके अदरवाइज राइवल्स भी हों, उस पर उन्होंने टैरिफ लगाया था। ये उनका था। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पावर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एग्जीक्यूट किया था, जो यूटिलाइज किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। चूंकि कोई ये अभी इमरजेंसी ऐसी दुनिया में नहीं थी, ये पीस टाइम है, तो पीस टाइम में ऐसे टैरिफ को लगाने का अधिकार कांग्रेस को है, राष्ट्रपति को नहीं है। तो इन नटसेल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6-3 के बहुमत से ये कहा कि जो राष्ट्रपति जी ने जो निर्णय लिया था वो उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया था, या उस क्षेत्र में जाकर के उन्होंने निर्णय लिया जो कि उनको लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली अधिकृत नहीं है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला यदि एक लाइन में कहा जाए तो केवल यही है कि इन्होंने जो लगाया था 2025 में अपने कार्यकाल शुरुआत में IEEPA के तहत जो टैरिफ लगाया था उसको उन्होंने बोला कि ये नल एंड वॉइड है, इसको करने का इनके पास अधिकार नहीं था, ये केवल कांग्रेस के द्वारा ही अप्रूव होकर किया जा सकता था। तो फैसला तो केवल इतना एक लाइन का है जो कि कहा जाए, मतलब एक क्लॉज का उसमें है, लेकिन इसमें केवल इतने से बात नहीं होती है। मैं अक्सर कहता हूं और ये मानता भी हूं कि आर्थिक चीजें जो होती है ना, वो कभी भी हेडलाइंस ड्रिवन नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी भी चीज के बैकग्राउंड को, निर्णय के बैकग्राउंड में क्या था, कोई भी निर्णय आइसोलेशन में नहीं होता है। किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया गया और उन परिस्थितियों का मूल्यांकन करके ही तय किया जाता है कि निर्णय में कोई कमी थी या निर्णय सही था। ऐसे यदि सोचा जाए कि जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन का दौर भी चल रहा था उस समय भी उन्होंने बहुत स्ट्रांगली नारा दिया था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उनका यही कहना था कि हमको अमेरिका को फिर से महान बनाना है। तो ये उनका इलेक्शनरिंग का भी एजेंडा था और उसी अपने इलेक्शन के एक तरह से कहा जाए किए गए वादे को पूरा करने का एक तरीका उन्होंने सोचा कि हमारा एक तरीका ये हो सकता है कि हम अपने देश में, मतलब अमेरिका का जो ग्लोबल ट्रेड डेफिसिट है उसको वाइप आउट करें,
अमेरिका में प्रोडक्शन बढ़ाएं, मतलब हम अपने इंडस्ट्रीज को अमेरिका में काम करने के लिए लाएं, अमेरिका में ज़्यादा लोग निवेश करें, अमेरिका में ज़्यादा रोजगार के अवसर सृजित हो। तो सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये निर्णय कहीं से भी गलत नहीं। हर व्यक्ति को, हर राष्ट्रपति को या हर शासनाध्यक्ष को ये अधिकार है या रादर उसका कर्तव्य है कि अपने देश के बारे में, भलाई के बारे में सोचे। तो उन्होंने एक ये सोचा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, तो हम ट्रेड डेफिसिट को कम कैसे करेंगे, हम अपने यहाँ इंपोर्ट थोड़ा महंगा करेंगे, अपने इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देंगे, जिसको हम लोग एक प्रोटेक्शनिज्म ऑफ भी कहते हैं कि हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्रोटेक्ट करना क्या था कि बाहर से आने वाले सामान को महंगा करो, बाहर के सामान को महंगा करोगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, लोग अपने यहाँ इंडस्ट्री डालेंगे। वो कंपनी जो अमेरिका की ही है, कहीं बाहर प्रोडक्शन कर रही है, वो भी वापस अपनी फैक्ट्री को लेकर के अमेरिका में रोजगार सृजित हो। तो इस कंसेप्ट को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप जी ने एक ये रास्ता चुना था। ये एक पक्ष हुआ, लेकिन इसको इतने पर ही नहीं, जब कोई भी कदम आप उठाते हैं पूरी दुनिया को ध्यान में रखते हुए, तो उसके रिपरकशन को, उसके रिपल इफेक्ट को भी ध्यान देना होगा। ऐसे तो बात अच्छी लगी कि हमने टैरिफ बढ़ा दिया, हमारे देश का इनकम बढ़ने लगा, हमारा रेवेन्यू बढ़ने लगा और हम उससे अपने देश की तरक्की कर लेंगे। लेकिन जो पूरी दुनिया है उसमें जो इसका रिपल्स जा रहा था, शायद इसका उन्होंने मूल्यांकन ढंग से नहीं किया था, जिसकी वजह से इतनी हाय तौबा थी। और अमेरिका में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगा था, जिसकी वजह से वहां पर कुछ लोगों ने कोर्ट में ये रास्ता अख्तियार किया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक के 9 जजेस के बेंचेस ने 6-3 के बहुमत से ये फैसला दिया कि इन्होंने जो अधिकार का प्रयोग किया था वो अधिकार को प्रयोग करने के लिए अधिकृत नहीं थे। तो ये जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, तो क्या उसका विश्व व्यापार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चाहे दुनिया में व्यापार की बात कर लीजिए, तरक्की की बात कर लीजिए, शांति, जिसकी भी बात करनी हो, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि सिचुएशन जो होना चाहिए वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। व्यापार में भी हम समझते हैं, लाइफ में भी, कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी समाज तब तक तरक्की पर ध्यान नहीं दे सकता जब तक उसके सब सर्कमस्टांसेस के बारे में वो प्रेडिक्टेबल ना हो। अभी इस फैसले से ये बात तय हो गई कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे वो अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग कर रहे थे। आज उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट ने उनके निर्णय को गलत बताया। तो आगे भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अभी इनका 3 साल का टेन्योर बचा हुआ है लगभग, तो ये 3 साल के टेन्योर में आगे भी ये इसी तरह के आचरण नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। अभी जैसे आपने सुना होगा, चर्चा आ रही है कि उन्होंने तुरंत अपने दूसरे अधिकार, दूसरे इंस्टीट्यूट को प्रोवोक करते हुए उन्होंने कहा कि हम 15% टैरिफ लगाएंगे। उसमें भी अभी उनका वो जो इंस्टीट्यूट है वो ये उसका प्रोविजन है कि 150 दिन तक ये वैलिड रहेगा। यदि 150 दिन के अंदर वो कांग्रेस ने इसको अप्रूव कर दिया तो आगे भी जारी रहेगा, नहीं तो 150 दिन के बाद ये भी बंद हो जाएगा। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो 150 दिन तक तो ऐसे उनकी सांस अटकी रहेगी ना कि कांग्रेस अप्रूव करेगा नहीं करेगा, कांग्रेस में इनके बहुमत का क्या होगा, इनके पार्टी के अंदर के समर्थन का क्या होगा, क्या 150 दिन के बाद ये 15% वाला टैरिफ रहेगा या चला जाएगा। तो ये जो अनसर्टेनिटी की बात आएगी, तो जो भी अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको अमेरिका के साथ ट्रेड करने में असुविधा, असहजता तो महसूस होगी, चाहे उनका छोटा पार्टनर हो चाहे बड़ा पार्टनर हो, सबके दिमाग में ये बात रहेगी। तो विश्व व्यापार पर इसका असर तो पड़ेगा ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। विश्व व्यापार अनसर्टेन, अमेरिका के साथ खास करके ट्रेड है, लेकिन विश्व व्यापार में इसका दूसरा प्रभाव यह पड़ सकता है कि जो अमेरिका के ट्रेड पार्टनर्स हैं वो कोई अल्टरनेटिव ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसमें कि वो व्यापार करें जहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी है। अमेरिका को आइसोलेट करके कुछ दूसरे ट्रेड ब्लॉक्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये विश्व व्यापार का नया स्वरूप एक पैदा होगा। अभी दुनिया का व्यापार अमेरिका को माइनस करके कहीं नहीं होता था, यही अमेरिका का कमांडिंग पोजीशन था, जिसकी वजह से वो अपने ट्यून पर दुनिया के व्यापार को प्रभावित करते रहते थे। अब ऐसी जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कम से कम 150 दिन तक इनके 15% टैरिफ को लेकर अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, तो
बहुत से लोग तो इस मामले में अनसर्टेन रहेंगे ना कि हम क्या करें, इसके साथ करें न करें। फिर उसके बाद इस टैरिफ को फिर अपने मनमानी ढंग से वो बढ़ा देंगे, घटा देंगे कुछ, मतलब जो एक शासनाध्यक्ष है उसका जो माइंड का स्टेटस ऑफ माइंड है वो कह सकते हैं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनकी सबसे जो विश्वसनीयता है अमेरिका की, खास करके राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति मतलब अमेरिकन पॉलिसी की ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ट्रम्प, इस पर एक थोड़ा अनसर्टेनिटी का बादल छाया रहेगा, तो निश्चित रूप से इसका विश्व व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसके बाद एक चर्चा है रिफंड की। जिस पर इन्होंने, जिन देशों पर इन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है उनके रिफंड की बात आएगी, तो उसका क्या मोड होगा, मतलब किस रूप में रिफंड होंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इस तथ्य को समझना होगा। एक बात तो ये मान लीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो निर्णय है वही असंवैधानिक है, गलत है, तो स्वाभाविक है उस निर्णय के तहत जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किए गए हैं वो गलत हुए। तो इथिकली भी कहा जाए और प्रैक्टिकली भी कहा जाए वो अमाउंट रिफंड तो करना होगा, करना चाहिए। अभी अलग बात है फिर कोई मनमानी हो या कोई और सब क्लॉज प्रोवोक किया जाए, इन्वोक किया जाए, वो अलग सी बात है। लेकिन जब एक्शन ही, कॉज ही इलीगल है तो कॉज का रिजल्ट भी तो इलीगल ही होगा ना, तो उस पैसे को लौटाने की बात तो जरूर होनी चाहिए। और ऐसी चर्चा हो रही है कि करीब 150 से लेकर 200 बिलियन डॉलर तक का अमाउंट है जो रिफंड के लिए होगा। अब रिफंड के लिए करीब इतनी लायबिलिटी अमेरिकी सरकार पर आने वाली है। रिफंड का मोड क्या होगा, तो आप पहले से बात यह समझ लीजिए कि रिफंड किसको करेंगे, जिसने पे किया है उसी को तो रिफंड करेंगे। अब आप देखिए, जब टैरिफ किसी भी देश पर लगाया जाता है, कोई भी देश लगाए, टैरिफ एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल की बात हम करते हैं, तो टैरिफ क्या होगा, जब कोई भी देश ने टैरिफ लगाया किसी देश पर, तो जिस देश पर टैरिफ लगाया गया उससे आने वाला सामान इस देश में महंगा हो जाएगा। अब महंगा किस लिए होगा, उस पर टैक्स की मात्रा बढ़ रही है। अब ये टैक्स का सेटलमेंट क्या है, अल्टीमेटली एकदम थ्योरी की बात करें तो पे तो करना है एंड यूजर को, एंड यूजर ही उस टैक्स को पे करेगा। लेकिन इस तरह के जो प्राइस एस्केलेशन का जो डिस्प्यूट कह लीजिए या जो स्थिति होती है वो आमतौर पर कैसे होता है कि चाहे तो पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर दीजिए, एक सिचुएशन हो सकती है जो कि बहुत मुश्किल है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि जो इंपोर्टर है वो अपने प्रॉफिट में एब्जॉर्ब करे। तीसरी स्थिति है जो ज्यादातर होती है कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इसको शेयर करें, थोड़ा वो बर्दाश्त करे, थोड़ा ये बर्दाश्त करे, और एंड यूजर को ज्यादा उसका नुकसान ना पहुंचे। यही 3 स्टेट होता है। और आमतौर पर विश्व व्यापार में जो तीसरा ऑप्शन है वो ज्यादा प्रयोग में आता है। एक्सपोर्टर कुछ अपने मार्जिन को घटाता है, वहां का इंपोर्टर भी कुछ अपने मार्जिन को घटाता है, और इसमें से जो थोड़ा मोड़ा बच गया तो कॉस्ट यूजर पर पास ऑन करते हैं। तो यदि लौटाने की बात होगी तो किसको लौटाएंगे, जिसने पे किया है, किसने पे किया है। तो पे अल्टीमेटली गवर्न ऐसे तो निकला एंड यूजर के जेब से, लेकिन एंड यूजर का रिकॉर्ड कहां से आएगा, सरकारी खजाने में पैसा किसने जमा कराया, वहां के इंपोर्टर ने। कस्टम्स का पेमेंट तो उसी ने किया है, या इसके यहाँ से एक्सपोर्टर के साथ उसने शेयर किया होगा। तो अब यदि लौटाना होगा तो वहां अमेरिका के जो इंपोर्टर्स हैं जिन्होंने टैरिफ पे किया है, लौटाना उनको पड़ेगा। एंड यूजर तक वो कैसे पहुंचेगा इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड यही है कि जिसने सरकार को पैसा दिया है, यदि लौटाना था उसको लौटा दीजिए, बाद में वो अपना समझा करे। तो रिफंड यदि होगा तो वहां के इंपोर्टर को होगा। अब वो कैसे बेनिफिट और 2 पार्टियों में शेयर करते हैं, ये उनके, ये मतलब इंपोर्टर पर निर्भर करता है। जी। तो ये बताइए कि ये जो कोर्ट का फैसला है तो इसके अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा सर। प्रभाव को हम लोग 2 हिस्से में बांट सकते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। व्यापार में इंटेंजिबल प्रॉफिट और इंटेंजिबल लॉस में काफी मायने रखता है। तो इंटेंजिबल बात सब पहले हम इसलिए करेंगे कि इससे पूरी क्रेडिबिलिटी पर डाउट हुआ। अमेरिका से व्यापार करने वाले जो दूसरे उनके ट्रेड पार्टनर्स हैं, उनके मन में अनिश्चयता घर कर रही है, अमेरिका की विश्वसनीयता कम हो रही है, क्योंकि उनके साथ हम व्यापार कर रहे हैं, कितने दिन तक किस रेट पर करेंगे
डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंटेंजिबल लॉस जो होगा अमेरिका का, वो सबसे बड़ा इंटेंजिबल लॉस होगा कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख वो एरोड हो रहा है। और अमेरिका पर आर्थिक नुकसान क्या होगा कि यदि 150 बिलियन से 200 बिलियन तक उनको लौटाना पड़ा तो इमीडिएट उतना उनको लौटाना होगा। लौटाने के लिए चाहे सरकार के पास सरप्लस हो या वो बोरो करेंगे, मतलब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ेगी। जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ती है, ऐसे भी सामान्य अर्थशास्त्र में जब आप ज्यादा उधार लेने के लिए उतावले होते हैं तो आपको देने वाला आदमी ज्यादा ब्याज आपसे मांगता है कि भाई ज्यादा हम आपसे लेंगे। तो हो सकता है सरकार को जो बॉन्ड का पर ज्यादा पे करना पड़े, मतलब सरकार के लिए एडवर्स सिचुएशन हो तो सरकार की बोरोइंग्स बढ़ सकती है, सरकार का बॉन्ड का यील्ड प्रभावित हो सकता है, इन्फ्लेशन पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सब जो माइक्रो लेवल से यदि देखा जाए तो सरकार के अर्थव्यवस्था पर ही प्रभाव पड़ेगा। और इनटेंजिबल में एक ही बात मैं बार बार दोहराऊंगा कि जब आपकी साख दांव पर है तो आपके साथ व्यापार कोई मजबूरी नहीं करना चाहेगा, खुशी खुशी व्यापार करने की स्थिति नहीं होगी, तो अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढेंगे, अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन ढूंढेंगे, अल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक डेवलप होंगे और उसमें हो सकता है ट्रेड होने लगे। तो उनको यदि तात्कालिक ना भी सही तो दीर्घकालिक समय में, आने वाले समय में नुकसान होगा। अमेरिका के अंदर भी उनकी भी डेमोक्रेसी है और जो मार्जिन है बहुमत का वो बहुत नैरो है, बहुत थिन है वहां पर। अब यदि आने वाले समय में रूलिंग पार्टी के भी कुछ जो उनके सांसद जो मेंबर्स हैं, यदि वो सरकार से सहमत नहीं हो और अपनी असहमति व्यक्त कर सके तो सरकार के स्थायित्व पर भी सवाल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रभाव ऐसा ही है, अमेरिका पर दोगुना प्रभाव पड़ेगा, उनकी अर्थव्यवस्था पर बोरोइंग का कॉस्ट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का कॉस्ट मतलब चांस बढ़ेगा, और बॉन्ड का जो यील्ड है, मतलब फाइनेंशियल जो कह सकते हैं, जो फिस्कल कह सकते हैं, ये कि बॉन्ड का यील्ड उनके एडवर्स मूव करेगा, अर्थव्यवस्था पर थोड़ा इमीडिएट जो मॉनेटरी प्रभाव पड़ेगा। ये तो हम आर्थिक प्रभाव पर बात कर रहे थे। ये बताइए कि इस फैसले का जो अमेरिकी राजनीतिक जो आंतरिक राजनीति है और विश्व की राजनीति है, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस फैसले में? सर बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ये, मतलब आज से लेकर के इमीडिएट प्रभाव पड़ने लगा। एक जो डोनाल्ड ट्रंप जब से आए थे तो उन्होंने टैरिफ को भी वेपनाइज किया था, दुनिया में टैरिफ को एज ए वेपन भी यूज कर रहे थे। तो ये जो ट्रेड डिप्लोमेसी थी अमेरिका की, हम इसको एक वर्ड यूज करे थे, ट्रेड डिप्लोमेसी जो हो रही थी, वो ट्रेड डिप्लोमेसी उतना रिलायबल, उतना प्रभावी नहीं रहेगी। भरोसा ही नहीं। हाँ, तो ट्रेड डिप्लोमेसी पर असर पड़ेगा उनका। उनके जो ट्रेड पार्टनर्स हैं जो उनके साथ, वो ज्यादा क्लैरिटी और सर्टेनिटी डिमांड करेंगे उनसे, और जहां कहीं भी अनसर्टेनिटी ज्यादा हो वहां पर रिस्क का प्रीमियम ज्यादा होता है, वहां पर रिस्क प्रीमियम ज्यादा है। तो जब रिस्क प्रीमियम ज्यादा होगा वो भी एडवर्स इम्पैक्ट करेगा। और दुनिया में यदि अल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक डेवलप हो गए और स्टैब्लिश हो गए तो फिर एक जो अमेरिका की लगभग दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो अपरिहार्यता है वो थोड़ी डाइल्यूट होगी। ऐसे भी दुनिया के तमाम ब्लॉक, अक्सर हम लोग सुनते रहे हैं डी-डॉलराइजेशन की चर्चा होती रहती है, अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करने का। चूंकि अमेरिका के पास एक तरह से जो है व्यापारिक एब्सोल्यूट पावर जो है, वो एब्सोल्यूट पावर एक मोनोपोली की तरह दुनिया को दुष्प्रभावित कहिए करता रहता है। तो इसकी वजह से उनके उस प्रभाव पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दुनिया को यदि व्यापार करना है तो अनसर्टेन वाले एनवायरमेंट में नहीं करेंगे। विद इन द कंट्री की यदि बात करें तो जो यदि सुप्रीम कोर्ट ने आपके किसी निर्णय को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया तो एक जो कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट इंडिविजुअल सेंट्रिक पावर का जो ऑरा होता है वो ऑरा थोड़ा फेड होगा। जो इनके राइवल्स हैं वहां पर, पॉलिटिकल राइवल्स जो होंगे दूसरे पार्टी में भी और अपनी पार्टी में भी, उनको एक नैरेटिव सेट करने का अवसर मिलेगा इनके खिलाफ।
अब वो वहां की जनता ने उसको कितना स्वीकारा है, और जो आंकड़े ऐसे आए हैं कि टैरिफ के इम्पोजिशन के बाद से अमेरिकी जनता बहुत खुश हो, ये जरूरी नहीं है। अमेरिकी जनता का पूरा पूरा इनको समर्थन नहीं मिला है, क्योंकि इमीडिएट महंगाई का मार जनता को झेलना पड़ा है। तो जनता भी यदि इनके नेगेटिव नैरेटिव्स को एक्सेप्ट करती है तो इनका राजनीतिक जो कद है वो भी थोड़ा कम हो सकता है, और कम होगा ही होगा। और जब राजनीतिक कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है तो निश्चित रूप से जो ओवरऑल प्रभाव है अपने देश के अंदर वो कमजोर होगा। तो अल्टीमेटली विश्वसनीयता की कमी की वजह से अल्टरनेटिव ट्रेड ब्लॉक बन सकते हैं विद इन द कंट्री। इनके जो राइवल्स हो कुछ इनके खिलाफ नैरेटिव सेट कर सकते हैं, और यदि जनता ने इसको स्वीकार किया तो ट्रंप साहब तो ऐसे भी शायद सेकंड टेनियर के बाद थर्ड टेनियर वहां नहीं मिलता है, इनकी पार्टी को अगला टेनियर मिले इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहेगा। अमेरिका और अन्य देशों के बीच में जो ट्रेड डील हो गए हैं और वह अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस फैसले का? देखिए सर, जो अभी जो जहां तक इंडिया के साथ ही बात कर ले, इंडिया के भी ट्रेड डील हुआ, ईयू के साथ जो उनका ट्रेड डील हुआ, अभी एक ब्रॉड कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। जो डिटेल्स डेवलप मतलब फाइनल हो करके जो एसओपी की तरह इंप्लीमेंट होना है उसमें भी टाइम लगेगा। अब ये फिर वही बात आकर के रुकती है कि जब 50 हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो उस समय इंडिया में यह कहा गया था कि 50% टैरिफ को घटा के उन्होंने 18% किया, तो हम लोग कहते थे कि 32% का स्पेस क्रिएट हुआ। अब वो नैरेटिव तो नहीं चलेगा, चूंकि वो 50% का टैरिफ ही एब इनिशियो गलत था। तो भारत सरकार को की ओर से शायद ये मुद्दा उठाया जा सके कि भाई रेट के मामले में रिनेगोशिएट करिए। अभी अलग बात है कि कितनी मजबूती से इसको उठाया जा सकता है और कितनी प्रभावी ढंग से उसको लागू कराया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन के साथ जो उनका ट्रेड डील है वो लगभग $2 ट्रिलियन के आसपास के वर्थ का है। तो यू भी अब चूंकि अभी इंप्लीमेंट होना बाकी है तो वो भी रेट को लेकर के सर्टेनिटी मांगेंगे कि आप इसके बारे में अपने रेट को मतलब ओवरऑल एक हमको प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट दीजिए, एक रेट को फाइनल करिए। तो ट्रेड डील अभी तक कैंसिलेशन की कोई सूचना तो नहीं है, लेकिन ट्रेड डील के इम्प्लीमेंटेशन पर एक थोड़ा संदेह के बादल, या जैसा हुआ है उस अग्रीड हुआ उसी तरह से इम्प्लीमेंट हो, इस पर भी हम लोग को थोड़ा इंतजार करना होगा कि समय किस तरह तरफ करवट लेता है। चूंकि जहां जहां जिन देशों के साथ भी ट्रेड डील हुआ था तो इस फैसले के पहले हुआ था, तो जिस लेवल पर टैरिफ का था उसको ध्यान में रखते हुए देशों ने वार्ता की थी। अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है, तो हो सकता है वार्ता की पुनः शुरुआत हो, और होनी भी चाहिए। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इंटरनली कमजोर होंगे राजनीतिक रूप से, तो जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो उनके साथ थोड़े पहले की तुलना में बेटर टर्म डिमांड करेंगे, तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा इस वाले पर भी। लेकिन फिर भी विल हैव टू वेट एंड वॉच कि ऊंट किस करवट बैठता है, कौन जो उनके ट्रेडिंग पार्टनर कितनी मजबूती से अपनी बात को उनके सामने रख करके उनसे मनवा पाते हैं। क्योंकि ट्रंप जैसे व्यक्ति के साथ डील करना हमको लगता है आज की तारीख में सबसे कठिन काम जैसा हो गया है। भाई सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति ने किया है, अभी तक हम लोगों की जानकारी में किसी भी देश में जजेस के बारे में, जो इंडिपेंडेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सरकार के पक्ष में फैसला हो, सरकार के विपक्ष में फैसला हो, जहां कहीं भी फैसला होगा दो पार्टी होंगी, एक पार्टी के पक्ष में होगा, दूसरे के विपक्ष में होगा। लेकिन फैसला जिसके भी खिलाफ गया है, जजेस के खिलाफ इस तरह के डेरोगेटरी वर्ड्स किसी शासनाध्यक्ष द्वारा नहीं यूज करते हुए हमने कहीं सुना है, जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने यूज किया है। तो ये बताता है कि वो उनके अंदर कुछ न कुछ पर्सनालिटी का ही एक, यदि मैं कह सकूं तो कुछ डिफेक्ट है। तो वैसे आदमी के साथ आने वाले 3 साल तक अभी दुनिया को नेगोशिएट करना है और उनके साथ डील करना है। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, कैसे होगी, क्या ट्रंप अपने अप्रोच को थोड़ा सबड्यू करेंगे? हालांकि वैसा लगता नहीं है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने तुरंत 15% कहा कि हमारे पास दूसरे अधिकार है, हम उस अधिकार का प्रयोग करके टैरिफ लगाएंगे।
तो टैरिफ उनका दुनिया का सबसे प्यारा शब्द अभी ट्रम्प के लिए है तो टैरिफ है। टैरिफ है। टैरिफ को बहुत प्यार करते हैं, तो इतनी जल्दी वो मान जाए। अब 150 दिन तक ये रह सकता है, हो सकता है 150 दिन में कांग्रेस इसको अप्रूव कर दे। इस तरह की चीजों को यदि ध्यान में रखते हैं तो सर प्रभाव तो बहुत जबरदस्त पड़ेगा। यानी कि ट्रम्प की साख जो है वो थोड़ा कम हुआ है और ग्लोबल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप का कद थोड़ा कमजोर हुआ है। जितना मतलब वो उछल रहे थे वो तो उस पर कुछ ब्रेक लगा है। यदि वो माने तो, यदि सभ्यता के साथ माने, उसके बाद भी कि हम नहीं मानते हैं तो नहीं मानते हैं भाई। उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली यदि पावर है दूसरे स्टैट्यूट्स के तहत टैरिफ लगाने का या जो भी करने का, यदि उसका यूज करते रहेंगे तो करते रहेंगे भाई। 150 दिन तक तो करेंगे ही, 150 दिन तो करेंगे ही। हाँ। उसके बाद अब वो अप्रूव हो, कांग्रेस अप्रूव कर दे तो ठीक, ना करे तो ठीक। लेकिन इस तथ्य को कोई भी तटस्थ आदमी स्वीकार करेगा कि कद की जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी का जो ग्लोबल या जियोपॉलिटिकल लेवल पर जो उसका प्रभाव था वो प्रभाव कम हुआ। यानी कि आगे जो कांग्रेस है उस पर निर्भर करता है कि क्या सिनेरियो बने। सिनेरियो चूंकि युद्ध की स्थिति नहीं थी, जी। कोई इमरजेंसी जो बता दे, इकोनॉमिक इमरजेंसी ऐसी कुछ नहीं थी। ये शांति का समय था कि इसको कांग्रेस में प्रस्ताव पेश करके वहां से अप्रूव करा करके टैरिफ लगाया जा सकता था। लेकिन उन्होंने उसको अपने पावर को मतलब एक तरह से एक्सीड किया या अहंकार, जो भी शब्द कहा जाए, उन्होंने समझा कि आप द सुप्रीम अथॉरिटी, और उन्होंने एक दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला और उन्होंने निकाल दिया। इनकी वजह से आने वाले राष्ट्रपति को भी, जो भी राष्ट्रपति जिस भी दल का है, जिस भी ग्रुप का राष्ट्रपति आएगा, उसको भी इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा कि उसका पावर एब्सोल्यूट नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने का जो पावर है दैट इज नॉट एब्सोल्यूट। कोई ना कोई वॉचडॉग वहां भी है जो उस पर निगरानी रखता है। और एक मतलब कह सकते हैं कि मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह यदि बात करें, एक समृद्ध और सशक्त पॉलिटिशियन की तरह बात करें, तो अपने संविधान के, अपने वॉचडॉग की जो भी व्यवस्था है उसका ऑनर करना लगभग अनिवार्य है अपनी प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए। ये तो साबित हो गया है कि अब जो ट्रम्प मनमानी कर रहे थे वो थोड़ा सा मनमानी करने पर हिचकेंगे, थोड़ा सा करना चाहिए। जी। लेकिन अब सिग्नल अभी तक तो ऐसा नहीं लगा भाई। उन्होंने उस वाले रास्ते को बंद किया तो कहे हमारे पास दूसरा रास्ता है, दूसरा सेक्शन में हम टैरिफ लगा सकते हैं, फिर उन्होंने लगा दिया। एक दिन भी वेट नहीं किया, उधर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और विद इन 24 आवर्स उन्होंने अपने दूसरे पावर को इन्वोक किया और उसमें उन्होंने टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया। तो इस चीज की वजह से कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट जैसा लगता है। और लेकिन इतना तो हुआ कि पहले से टैरिफ कम करके लगाया, लेकिन क्या गारंटी है कि कम ही रहेगा? हाँ, ये भी गारंटी नहीं है। ये भी गारंटी तो नहीं कि उन्होंने कोई उस पे पावर में कैप दे रखा है कि नहीं 15% से ऊपर नहीं जा सकते, 10% से ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सब मिला जुला करके अमेरिकी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को उन्होंने दांव पर लगाया है। दर्शकों, आप देख रहे थे आज की कार्यक्रम जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अमेरिका में जो लिया गया है और टैरिफ पर, तो उसके बारे में आप बहुत सी जानकारी आपको मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने बहुत जानकारी दी, बहुत आपने साफ कर दिया कि ये फैसला क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या आगे पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।